ठीक। नमस्कार और आप सबका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान विजय शंकर पांडे जी हैं। 2020 गुजर गया, 2021 का आज पहला दिन है। देश के सामने तमाम चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों पर विस्तार से बात करने के लिए हमने श्री विजय शंकर पांडे जी को आमंत्रित किया है। पांडे जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला तो यही कि जिस तरह से 2020 गुजरा है, वो मानव इतिहास में इससे बड़ी त्रासदी शायद ही दोबारा कभी आए। तो ऐसी स्थिति में 2020 से पूरी मानव जाति ने, मानव सभ्यता ने, मानव समाज ने और दुनिया के अलग-अलग सरकारों ने क्या सबक लिया है, ये तो 2021 में उनके एक्शन प्लान से देखने को मिलेगा। लेकिन 2020 जाते-जाते जो एक भारत में एक नया प्रयोग देखने को मिला है किसान आंदोलन के रूप में, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं आने वाले 2021 की भावी राजनीति के रूप में? बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वर्ष 2020 जो था, वो दुनिया के तरह तरह के जो विभिन्न देश हैं, उन्होंने इसको विभिन्न तरीके से इसको हैंडल किया। और विशेषकर जो ये बीमारी कोरोना की आई, आप ये पाएंगे कि सभी देश इससे प्रभावित हुए, लेकिन जो प्रभाव था उसका अलग अलग देशों पे अलग अलग पड़ा। जैसे इस देश की जो इकोनॉमी थी, उस क्वार्टर में, जो पहला क्वार्टर था, उस क्वार्टर में अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में -24 पे चली गई, जो दुनिया के किसी भी देश में सबसे खराब परफॉर्मेंस हमारे देश की थी। जबकि उसी दौरान हमारी जो कृषि थी, कृषि में बम्पर फसल गेहूं की आई और रबी की आई। तो इस दृष्टि से आप अगर देखें तो ये जो त्रासदी थी वायरस की, उसका अलग अलग देशों की सरकारों ने किस प्रकार से उसको हैंडल किया, इसने निर्धारित किया कि देशों पे प्रभाव क्या पड़ेगा। दुनिया का और कोई देश नहीं जिसकी इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से हिट हुई हो, और उसका कारण हम सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन यहाँ पे लगाया गया बिना सोचे समझे, और जिस तरह से उसकी पुअर प्लानिंग रही, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था बहुत पुअर रहा, उसके चलते हमारे देश की इकोनॉमी बैठ गई, और आज भी उसका जो असर है वो दिखने को मिल रहा है। तो मेरा ये सोचना है कि आगे आने वाले समय में सरकारों को निर्णय लेने से पहले जरा अपनी स्थितियों पर खास कर ध्यान देना चाहिए और दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये गलती हम लोग बार बार कर रहे हैं। किसान आंदोलन जो है, जिसके बारे में आपने चर्चा की, ये भी एक तरीके से विदेशी इकोनॉमिक पॉलिसी, उनकी आर्थिक नीतियों या दूसरों की सलाह पर चलने का एक खामियाजा है। देखिए, कृषि हमारे देश का एक बैकबोन है, और कोई भी परेशानी आती है, कोई भी इकोनॉमिक डाउनटर्न आते हैं, लेकिन अगर कृषि ठीक रहती है तो हमारे देश में, जिसे कहते हैं, जो सामाजिक ढांचा है वो सुरक्षित रहता है। लेकिन ये बाजार और बाजारीकरण का जो कॉन्सेप्ट है, वो कृषि में भी लगाने की एक जो प्रयास कोशिश हो रही है, मेरे विचार से ये आगे आने वाले समय में काफी कठिनाइयां पैदा करेंगी। और उसकी एक पहली कठिनाई हम लोग देख ही रहे हैं कि किसान सड़क पर उतर आए हैं, और उन्होंने आज 36वां-37वां दिन चल रहा है, वो अपने आंदोलन पर टिके हुए हैं। तो आगे आने वाले वर्ष में सबसे बड़ी चुनौती सरकार की ये है कि किस तरीके से वो इन स्थितियों को अपने परिप्रेक्ष्य में देखे। देखिए मिश्रा जी, एक उदाहरण मैं छोटा सा देना चाहूंगा, जो ये मेरी पूरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको स्पष्ट करेगा। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अब एक ड्राइवर लेस ट्रेन का एक वो किया, उसका उद्घाटन किया। अब आप इसको इस तरह से सोचिए कि ड्राइवर लेस ट्रेन की क्या इस देश में आवश्यकता है, जहां पर आदमियों की कोई कमी नहीं, मानव संसाधन की कोई कमी नहीं, और वो भरे हुए हैं। देखिए, ये एक बिंदु दिखाता है कि हम लोग शायद अपने जो नीतियां हैं उनको बनाने से पहले हम लोग शायद इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे देश की स्थिति क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब सोचिए, जहां पर मानव संसाधन बहुतायत हो, वहां पर आप ड्राइवरलेस ट्रेन की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। अरे इसकी जरूरत क्या है? आपके यहाँ तो होनी चाहिए कि सारे, जहां एक ड्राइवर बैठे वहां दो बैठा हो, जिससे ट्रेनें और ठीक चले।
लोगों को और रोजगार मिले। आप अच्छी खासी एक आदमी को बैठाते हैं, टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। इसकी जरूरत क्या है? वही स्थिति आज जो है कृषि में, जैसे आप कहते हैं मशीनीकरण बढ़े, कॉरपोरेट आएंगे तो वो मशीनीकरण बढ़ाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे। आखिर ये जब नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, नए नए तरह के बाजार का आप डेवलपमेंट कर दोगे, तो ये जो 60% पॉपुलेशन, जो इसका क्या होगा? क्या सरकारों ने कभी सोचा? तो मेरा जो कहना है कि सन 2021 में जो नया वर्ष शुरू हो गया है, उसमें सरकारों को अपनी आंख खोलनी पड़ेगी। और ये जो कुछ लोगों के कहने पर, और जो एक एक जैसे कहते हैं एक इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सब कुछ बाजार को सौंप दो, सब कुछ कॉर्पोरेट, जैसे कॉर्पोरेट लगता है खुदा हो, भगवान हो, तो भगवान का स्वरूप लेकर आए हैं, कॉर्पोरेट आ गए तो सब चीज अच्छी हो जाएगी। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, मैं उनके कोई विरुद्ध नहीं हूँ, ना मैं कॉर्पोरेट के प्रति कोई दुर्भावना रखता हूँ, लेकिन मैं हमेशा बात कहता हूँ कि कॉर्पोरेट फायदे के लिए आता है, उसका कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं है, उसका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है, उसको जनता से कोई लेना देना नहीं। जहां आप मुनाफा दोगे वहां वो जाएगा, और उसका एक ही उद्देश्य है, कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। मुनाफा कमाने के रास्ते में अगर कोई मर रहा है या उसके धंधे काम चौपट हो रहे हैं, उससे कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई लेना देना नहीं, उसके उनको दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाजार की यही नीति है, यही उसकी संस्कृति है कि मुनाफा अपने लिए, और जो आपके इन्वेस्टर हैं जिन्होंने आप में पैसा लगाया वो भी लालची लोग हैं। देखिए, मुझे कहने में कोई वो संकोच नहीं है, क्योंकि लालच के मारे हुए हैं वो उनकी लालच ने उनको ये स्टॉक मार्केट इसमें लगाया। और दूसरी एक बात और आप देखिए मिश्रा जी, हमारे देश की इकोनॉमी -24% चली गई, और इस क्वार्टर में भी अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं 10 से 12% नीचे जाएगी। स्टॉक मार्केट की हालत देखिए आप, अपने इतिहास में वो सबसे ऊंचे स्तर पे बैठा है। इससे बड़ा झूठ, धोखा, फ्रॉड क्या हो सकता है? देश की इकोनॉमी बैठी हुई है, कॉर्पोरेट के सामान बिक नहीं रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट अपने शीर्षतम स्तर को छू चुका है। तो ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो हम सरकार के सामने हैं, कि वो इस तरह की, मैं बड़े खुले शब्दों कहूंगा, इस तरह की बेवकूफियां न करे तो देश के लिए अच्छा होगा। दो तीन महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं पिछले साल अगर देखें तो। पहला तो ये कि अगर हम एनपीए देखें पूरे अपने भारत में बैंकों का और उसका, तो जो भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री डूब रही है इस समय, उसका सबसे बड़ा कारण कॉर्पोरेट्स हैं। कॉर्पोरेट्स ने लाखों हजार करोड़ रुपया बैंकों से लोन लिया और उनको रिपे करने के बजाय खुद को एनपीए डिक्लेयर करा दिया। ये हमारा आपका आम जनता का पैसा था जो बैंकों में जमा था, और उस सारा का सारा पैसा कॉर्पोरेट्स को एनपीए के रूप में सरकार ने अलाउ कर दिया। तो अगर हम कॉर्पोरेट को, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जो कि सारी समस्या का निराकरण कर दे, और वो अलादीन का चिराग भी नहीं है कि कॉर्पोरेट अगर आ गए तो भारत की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये उदाहरण सामने है कि ये भारत की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, वो डूबने के पीछे सबसे बड़ा अगर कारण है किसी का और योगदान है, तो इन्हीं कॉर्पोरेट्स का है, उन गरीब किसानों का नहीं है, उन बेरोजगारों का नहीं है, वो देश के करोड़ों-करोड़ों जो मेहनतकश लोग हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनका नहीं है। दूसरा, जो आपने कहा कि मानव रहित जो एक ट्रेन चलाने का अभी पिछले दिनों उद्घाटन हुआ था, तो ये सब वही चीजें हैं जो कि बिना सोचे समझे हम पाश्चात्य देशों का नकल करते हैं, और अपने देश की जो संपदा है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, उसका आकलन नहीं करते हैं, उसको ठीक ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनकी उपयोगिता के लिए ठीक से कोई इंटीग्रेटेड होलिस्टिक पॉलिसी नहीं बनाते हैं। दूसरा जो हम ये समझना चाह रहे हैं कि अब अगर हम देखते हैं कि किसानों में जिस तरह की जागरूकता आई है, और सरकार के बार-बार सारे हथकंडे अपनाने के बाद देशव्यापी स्तर पर जो
असंतोष, नाराजगी और एक तरह से हम कहें कि अपने अधिकारों को लेके जो सजगता और जागरूकता किसानों में देखने को मिल रही है। क्या आपको लग रहा है कि किसी बड़े सामाजिक राजनैतिक बदलाव का संकेत है? क्योंकि दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, चाहे वो सामाजिक क्रांति हो, राजनीतिक क्रांति हो, तो उस उन क्रांतियों के पीछे जो असली ताकत रही है, वो आम जनता की रही है। और अगर हम इतिहास पर नजर डालें, तो चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, अमेरिका की क्रांति हो या चाइनीज वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो, इन सारे के सारे जो स्वतंत्रता के आंदोलन रहे या भारत भी, तो उसमें किसानों और आम लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी रही। क्या भारत में भी उस तरह की पृष्ठभूमि तैयार होती दिखाई दे रही है आपको कि देश की जनता कमजोर विपक्ष और जो सत्ता पक्ष है उनसे मायूस है और उसको लगता है कि अब उसको खुद अपने अधिकारों के लिए, अपने हक और हुकूक के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा और अपनी आवाज मुखर करनी पड़ेगी और अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी? देखिए मिश्रा जी, जैसा आपने पहला जो बिंदु लिया वो बैंकों का, एनपीए का, ये बात बहुत पहले से पता थी कि एक तो बैंक के लोन राजनीतिक दबाव में दिलाए जाते रहे, क्रोनी कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं। ये यूपीए सरकार ने भी किया, उससे पहले की सरकारों ने किया और अब भी कर रही है। देखिए, ये बात बार बार उठाई जाती है कि बैंकों का निजीकरण कर दिया जाए और बैंकों से सरकार का नियंत्रण हटा लिया जाए। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि इसको मांग करने वाले लोग कौन हैं और इस बात को सुनने वाले कौन लोग हैं। क्या वो पढ़े लिखे नहीं है या उन्हें कोई समाज से कोई सरोकार नहीं, उन्हें देश से सरोकार नहीं? ये जनता ने पैसा जमा किया और कुछ लोगों के हाथों में आप अपनी पूंजी पूरी दे देते हैं और उसके बाद आप उन्हीं लोगों के पीछे भी भागते हैं कि अरे भाई यहाँ लगा दो, वहां लगा दो, यहाँ मत करो, वहां मत गलत करो। आज जो दिक्कत आ रही है वो है भ्रष्टाचार। देखिए, हमारी पॉलिटिकल व्यवस्था पूरी तरह भ्रष्ट है, इसके बारे में कोई हम लोग को संदेह नहीं। मतलब मेरे विचार से आप भी सहमत होंगे इससे कि हमारा राजनीतिक परितंत्र पूरा भ्रष्ट है। इसमें ईमानदार व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिलेगा और राजनीति जिस तरह से की जा रही है वो टोटल काले धन पर आधारित है। ये बड़ी बड़ी रैलियों के लिए पैसा कहां से आया ये कोई बता पाएगा? न भाजपा बता पाएगी, न कांग्रेस बता पाएगी, न सपा बता पाएगी, न बसपा बता पाएगा, न डीएमके बता पाएगा, न एडीएमके बता पाएगा, न ममता बता पाएंगे, न कोई बता पाएगा। ये सब काला। ये जब जैसे ही आप इस तंत्र में फंसे, अब आपको पैसा चाहिए। पैसा कहां से आए? पैसा यही देंगे धन्ना सेठ लोग। धन्ना सेठ पैसा लेगा तो क्या आपको धर्मादा करेगा? अरे उसे पैसा चाहिए, वो एक देगा, आपसे 10 लेगा। तो उसे गलत आंकड़ों पर, गलत कागजों पर लोन चाहिए। आप फोन उठाकर करते हैं। ये सारे प्रधानमंत्रियों ने किया, सारे प्रधानमंत्री कार्यालयों ने किया है। ये कौन सी छिपी बात है? ये तो हमारे देश में इतना कमजोर है। मैं आपसे बता दूं, ये हमारा जो तंत्र दो है, जो जो मुख्य रूप से लोकतंत्र का आधार होता है, हमारा मीडिया नहीं कभी आज तक इस पे बोल पाया ठीक से, इसने कभी एनालिसिस नहीं जब किया भी तो वो जैसे कहते हैं मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया, उस पर चर्चा नहीं हो पाई। दूसरा, ये राजनीतिक दल ये क्या बोलेंगे? ये उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए ये सब चुप बैठे रहे। और जो हमारे यहाँ जो न्यायालय है, उन्होंने भी दुर्भाग्य की बात है कि अब ये सुनना शायद कम कर दिया है, ऐसा लग रहा है, ऐसा परिदृश्य आ रहा है। तो ये स्थितियां अच्छी नहीं है। अब आप सोचिए कि अखबारों को अगर आप खबर को सही माने तो 10 लाख से ज्यादा करोड़ रुपया एनपीए में जा चुका है और आप उसको राइट ऑफ काफी कर चुके हैं। इतने छोटे, इतने बड़े पैसे की बर्बादी आपकी हो चुकी है और आज जब किसान छोटी सी मांग कर रहा है तो आपको इतना कष्ट हो रहा है कि आप जिद पकड़े हुए हैं कि हम तो ये करके रहेंगे। विशा जी, चाहे कोई इज्म हो, सोशलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, अंत में सबका एक उद्देश्य होना चाहिए, वो है वहां की जो जनता है उसका भला कैसे हो। मुझे सारे इज्म से दिक्कत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये आपस में लड़ाकर जनता को बेवकूफ बनाने का ढंग है। हम कैपिटलिज्म, हम सोच, अंत में जो राजनीतिक तंत्र है वो सिर्फ भ्रष्ट है और उसका जनता से सरोकार कम होता जा रहा है।
वो इज्म का नाम लेता है। सबसे बड़े सोशलिस्ट जो पार्टियां हैं हमारे देश की, वो सबसे बड़ी भ्रष्ट है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, इसका नाम ही सोशलिज्म पे पड़ा हुआ है। उसके भ्रष्टाचार के बारे में जग जाहिर है, तो कहने की जरूरत तो है नहीं। छोटे से दलितों उनके नाम पे बनी पार्टियां भ्रष्टाचार में नाक पे डूबी हुई हैं। जो लोग कहते हैं कि अपना खाएंगे न खाने देंगे, उनकी यह हाल है। और पुरानी जो कांग्रेस पार्टी है उसको तो भ्रष्टाचार की जननी है। देश तो आज उसी के भ्रष्टाचार को पल पोस के बड़ा कर रहा है। तो ये जो हमारी जितनी आर्थिक नीतियां, मिश्रा जी, जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही है, आर्थिक नीतियां सारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। और ये लोग स्वतंत्र रूप से निर्णय कर पाने की स्थिति में नहीं, क्योंकि इतना पैसा लेकर जब आप चुनाव में खर्च करोगे आप, तो वही तो देने वाला है। अगर उसके हाथ में नहीं खेलोगे तो जाओगे कहां? आपने अगर हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव जीता है, तो जिसने हजारों करोड़ किया अब लाखों करोड़ उससे चाहिए। तो नीतियां बदलवाएगा आपकी कि नहीं बदलवाएगा? बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा? और सबको अब दिख रहा है कि कृषि में लाभ बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहीं पर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर अगर आपका खर्च हो रहा है 1000 रुपया किसी फसल को उगाने में 1 क्विंटल, और खरीद सकते हैं आप उसे 800 रुपए में, तो ये तो कहीं और नहीं होगा। या बाकी लोग तो फैक्ट्री बंद करके चल देंगे। अगर लागत मूल्य से नीचे माल बिके तो बाकी तो भाग जाएंगे, लेकिन ये कहाँ भागे हैं जमीन वाले? इनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो आप इन्हें आधे पे खरीदो, दाम पौने पे खरीदो तो बोएंगे, आलू बोएंगे चाहे वो अठन्नी में बिके। अभी गोभी के बारे में मैं पढ़ रहा था, कहीं इसमें निकला हुआ था कि वो हालत है कि किसानों ने गोभी काट के जो उसको फेंक दिया। बल्कि इसमें था, चैनल में आ रहा था, ये बिहार की कहानी थी कि पूरे की पूरे से 4 एकड़ जमीन पर वो ट्रैक्टर चला दी, क्योंकि उसको खरीदने वाला कोई नहीं, उसको लाद के ले जाने में उसकी लागत लग रही। तो वाशिंग की समस्या बड़ी नहीं है, लेकिन जो दृष्टि है, जिनके हाथ में सत्ता है, वो उनकी दृष्टि टोटल इस बात पर है कि कैसे अगले चुनाव के लिए धन इकट्ठा किया जाए और कैसे वो सत्ता को आगे अपना बढ़ाया जाए। और इसके लिए आपको उद्योगपति और पूंजीपति के जेब में बैठना पड़ेगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं। किसान आंदोलन ने एक बहुत बड़ा काम किया है, वो ये कि सत्ता को एक तो आईना दिखा दिया, सत्ता की को ये समझा दिया कि देखो लोकतंत्र में अंत में जनता ही है। जो भूल गए थे लोग, कुर्सी में एक बार बैठा दिया तो लोग भक्त ही बने हुए। देखिए, भक्ति ने हर समाज को बर्बाद किया। आंख मूंद कर अगर कोई इधर उधर न देखकर अंधभक्ति में चला जाता है, जिसे हम लोग धर्म में अंधविश्वास कहते हैं, तो वहां नुकसान होना तय है। तो किसानों ने एक आईना दिखा दिया और उन्होंने बड़ा साहस का काम किया कि इतनी भीषण परिस्थितियों में भी वह डटे हुए हैं। और मिश्रा जी, जैसा आपने खुद बताया कि देश की सरकारों का दम तभी तक है जब तक कि जनता सड़क पे नहीं उतरती। जिस दिन वो उतर जाती है कि सरकार तो दो कौड़ी की हो जाती है, क्योंकि उसकी को सुनता कौन है? जनता ही तो सुन रही थी, तभी तुम्हारा शासन चल रहा था। उसे सुनना बंद कर दिया, तुम खत्म हो गए। तो इस किसान आंदोलन ने सत्ता के में जो मद में बैठे लोग थे, और ये सभी पार्टियों के लिए सही है मिश्रा जी, मैं स्पष्ट कर दूं, जो वर्तमान सरकार कर रही इससे कई गुना या उसके बराबर सारी सरकारें करती हैं, चाहे वो प्रदेश की सरकारें नहीं हो चाहे केंद्रीय सरकारें नहीं हो। जब भी इनको किसी भी नीति के बारे में बताया जाता है, और तो इन्हें सिर्फ पूंजीपति दिखते हैं, इन्हें सिर्फ कारपोरेट दिखते हैं। जैसे लगता है कि दुनिया कारपोरेट ही के कारण चल रही है। अमेरिका इसका उदाहरण है, क्योंकि वहां पे भी कैपिटलिज्म बहुत आगे है, हम लोग तो मीलों कोसों पीछे हैं उनसे। वहां पर यह हालत है कि इस कैपिटलिज्म की मार से वहां के लोग मर रहे करार हैं। जो देश वो बना है, मजबूत देश बना है, वो उस दशक में बना है जिस दशक में लोगों ने जिसे कहते हैं सामाजिक सरोकार, लोगों की भलाई के लिए नियमों का पॉलिसी बनाई। आपने जो बात उठाई कॉर्पोरेट सेक्टर के जो एनपीएस, देखिए हमारे देश में बैंकों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि बैंकों का जो पैसा था वो डेवलपमेंट में या नए वेंचर्स में एंटरप्रेन्योर्स के पास जाने के बजाय स्पेकुलेशन में चला गया। इसकी अनुमति दी गई।
आज सारा पैसा लोन लेके क्या करते हैं, दूसरे को खरीद लेते हैं, दूसरी कंपनी खरीद लेते हैं, शेयर मार्केट में डाल देते हैं। इससे कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, ना कोई नया काम हुआ। अगर एक आदमी की कंपनी दूसरे ने खरीद ली तो देश को क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई असर तो बने नहीं। नहीं, ये उसमें इस एक और बात हुई है, उसमें एक नया तरीके से एक नया तरीका निकाला गया कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने का। मैं आपकी ही बात में थोड़ा सा सप्लीमेंट जी करना चाहता हूं कि एक एनसीएलटी नाम की एक नई चिड़िया काम कर रही है देश में। और सपोज करिए कि किसी एक कॉर्पोरेट ने बैंक से 10,000 करोड़ रुपया लोन लिया। उसके बाद उसने कह दिया कि उसकी कंपनी दिवालिया हो गई, तो वो मामला एनसीएलटी में जाता है। एनसीएलटी में उसी के ही सगे संबंधी करीबी लोग उस 10,000 करोड़ की कंपनी को 1,000 करोड़ में खरीद लेते हैं। अब कहा जाता है कि 1,000 करोड़ रुपया वो बैंक को आप डिपॉजिट कर दीजिए, और वो 1,000 करोड़ रुपए में जो खरीदते हैं वो भी फिर दोबारा बैंक से लोन लेते हैं, अपने पास से कुछ नहीं लगाते हैं। तो 10,000 करोड़ रुपया पहले बैंक का चला गया, पानी में डूब गया, और वो कारपोरेट लेके भाग गया। फिर 10,000 करोड़ की कंपनी 1,000 करोड़ में बिकी, और 1,000 करोड़ में खरीदने के लिए फिर उस व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया। तो 10,000 करोड़ और 1,000 करोड़, 11,000 करोड़ रुपया बैंक का चला गया, और बदले में बैंक के बुक में खाली 1,000 करोड़ रुपए की एंट्री दिख रही है। तो ये जो लूट है एनसीएलटी की आड़ में, ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और आम जनता की कमर को तोड़ रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि आप थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करिए कि अगर हम एक अच्छे गवर्नेंस की तरफ बढ़ें, और बजाय कि चुनाव जीतने का एजेंडा 12 महीना और 24/7 ध्यान में रखें, एक अगर बेटर गवर्नेंस की तरफ बढ़ती है सरकार, तो क्या हम इस तरह के जो बेसिक इश्यूज हैं उसको एड्रेस कर पाएंगे? देखिए मिश्रा जी, सारा सवाल नियत का है। इनको भी अच्छी तरह पता है कि ये किसके लिए कर रहे हैं। ये लोग बेवकूफ नहीं है। सत्ता जो आज चला रहे हैं बहुत अक्लमंद है, बहुत होशियार है, तभी इतने और धूर्तों को हरा कर ये ऊपर बैठे हैं। तो ये बहुत अक्लमंद, इनको अच्छी तरह पता है कर क्या रहे हैं। देखिए मिश्रा जी, जब आप नीति बनाइए तो अगर आप ये सवाल पहला पूछ लीजिए, इससे आम जनता को क्या फायदा है, इस एक सवाल का उत्तर आपको ये बता देगा कि ये काम, ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये सवाल पूछना सरकारों ने बंद कर दिया है। अब ये होता है कि किसका किसका फायदा हो सकता है, ये बताओ। आपने जो उदाहरण दिया एकदम परफेक्ट उदाहरण। देखिए ये इसी सरकार का लाया हुआ कानून है, और इसको इतनी तालियां बजी हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में इस पर। और आज भी अगर पूछिए आप हमारे देश के बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर या बड़े बड़े जो सीआईआई, फिक्की और एसोचैम और इनसे पूछिए तो कहेंगे ये तो कमाल कर दिया इस सरकार ने। ये नेशनल कॉर्पोरेट लॉ बोर्ड, ये कंपनी लॉ बोर्ड बना दिया, ये तो बताइए तो बहुत ही अच्छा है। अब वही जैसा आपने बताया, ये एक तरीके से सारे जो बैंकों के पैसे, पब्लिक के पैसे को डकार जाने का एक अच्छा सा बन गया। देखिए मैं इस बात में बिल्कुल हमेशा से एकदम कन्विंस रहता हूं कि कानून कुछ भी बनाइए, अगर आप उसको नियत से चला दीजिए तो वो अच्छा परिणाम दे देता है। लेकिन अगर आपकी नियत ही नहीं है, आपकी बदनीयती है, तो हमेशा ये कोई कानून आप बना दीजिए वो खराब परिणाम देने लगेगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, अगर आप उसको ठीक से चलाइए तो ये देश के लिए बहुत बड़ा उदाहरण था। लेकिन बैंकों के ऊपर बैठकर सरकारी तंत्र ने अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया, नुकसान हो गया। आप उसको प्राइवेटाइज कर दीजिएगा और नुकसान हो जाएगा। सारा सारा प्रश्न ये है कि आपकी नीयत क्या है। सरकारों की नीयत दुर्भाग्य, जैसा मैंने पहले बताया, चुनाव जीतने के लिए इन्होंने जो रास्ते अपनाए हैं वो रास्तों में हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। उस पैसे को लेने के लिए इन्हें धन्ना सेठों की जेब में बैठना पड़ेगा। जब धन्ना सेठों की जेब में बैठोगे तो उनके कहने पे कानून बनाना पड़ेगा, और जब वो कानून बनेगा तो जनता का नुकसान होना तय है। जनहित की बात करना फिर बेमानी हो जाता है।
इसीलिए ये कानून सारे जो आप देख रहे हैं इनके खिलाफ जनता आज खड़ी हुई है। कृषि कानूनों के बारे में किसानों की तरफ से जो संदेह पैदा किया गया है, जो उनकी एप्रीहेंशन है, वो बिल्कुल सही है। ये बहुत कमजोर तबका है। बहुत वर्षों बाद इसने एक, जैसे कहते हैं, हिम्मत दिखाकर संगठित होकर अपनी आवाज उठाई है। नहीं, ये हमेशा छोटे मोटे आंदोलन करता रहा, लेकिन इसकी बात कभी सुनी नहीं गई। इस बार इसने बहुत अच्छी तरीके से, मजबूती से मोर्चा संभाला है। मैं हमेशा बार बार, कई बार आपके साथ चर्चा में भी पहले कह चुका हूं, सरकार को बिना किसी जिद के किसानों की बात मान लेनी चाहिए। इन तीनों कानूनों को, कूड़ा कानूनों को फेंक देना चाहिए। और कोई भी चीज करो तो जिन लोगों के लिए बना रहे उनसे बात कर लो, चर्चा कर लो, समझ लो। आखिर आप बैठे किसके वोट पर हो? आप दो चार उद्योगपतियों के वोट पर नहीं बैठे हो, आप इन्हीं के वोट पे बैठे हो। आपने कानून बनाया, इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। आपकी जिद कैसी? किस बात की जिद कर रहे हो? आप क्या दिखाना चाहते हो कि हम जो चाहेंगे करेंगे? अरे लोकतंत्र में ये होता ही नहीं। जनता नाराज हो गई तो आपको सड़क पे उतार देगी। अच्छे अच्छे सूरमा सड़क पे उतर गए, आप देख ही रहे हैं, जिनको आज पूछने वाला कोई नहीं। तो अंत में बात यह आती है कि आप क्या बदनीति आपकी है कि सदनीयत है? क्या आप नीतियों को जनता के हित में बना रहे हैं या कुछ लोगों के हित में बना रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसको मैं बार बार दोहराता हूं, कि जब तक आपने बेईमानी से, पैसे से और तरह तरह के हथकंडे अपना के चुनाव जीतने की अपनी वो जारी रखी, तब तक आपका इस, जैसे कहते हैं, ये पूंजीपतियों और उद्योगपतियों और पैसे वालों के चंगुल से निकल पाना बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।